ओके, सो वी हैड टू स्टार्ट विथ रोल ऑफ मार्केटिंग। कहाँ कहाँ मार्केटिंग का क्या क्या रोल है। अगर फर्म के एस्पेक्ट से देखें तो फर्म के एस्पेक्ट से अगर हम मार्केटिंग का रोल समझने की कोशिश करें, एक सिंपल सी चीज़ है, आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, यानी उतना ज़्यादा सेल बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा सेल बढ़ेगा यानी आपका, हम कह सकते हैं, टर्नओवर जो बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ जो हो रही है, वो सारा उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। जैसे अगर एक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कहें तो आपने पढ़ा बहुत अच्छा, आपकी मार्केटिंग उस वक्त क्या आ रही है, आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, योर प्रेजेंटेशन है ना, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, बट अगर प्रेजेंटेशन या मार्केटिंग अगर हम कहें वो सेलिंग स्किल्स आपके नहीं हैं, है ना, तो कई बार वो अपील नहीं करता है, और अपील नहीं करेगा तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगा। इन द सेम वे अबाउट योर आंसर्स ऑल्सो, है ना, कि आप किस तरह से, राइटिंग डजेंट मैटर कि बहुत गंदी है, हाँ बहुत ही गंदी है तो दिक्कत है कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी अगर खराब राइटिंग भी है तो इस वक्त तो नहीं सुधर सकती, बट हम प्रेजेंटेशन तो नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। हम पेपर में कटिंग्स कर रहे हैं, हमने एक आंसर के बाद दूसरे आंसर में गैप नहीं छोड़ा, हाँ केस स्टडी है, हमने लाइन्स कोट नहीं करी, लाइन्स कोट करी है पर उसका एक्सप्लेनेशन जस्ट है ना, लाइन कोट करके आगे एक्सप्लेनेशन कर दिया, अरे भाई लाइन कोट कर दो, नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेनेशन कर लो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने आंसर्स की मार्केटिंग कर रहे होते हो। तो जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना ज़्यादा हमारा आंसर पे मार्क्स हम स्कोर करेंगे। और इसी तरह हमारे अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी है तो हमारा क्या होगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है कि मेरा सेल्स हो, वो चीज़ आराम से पूरी हो जाती है। फिर आते हैं रोल इन इकॉनमी। अब इकॉनमी में अगर हम देखें तो एक सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा सेल हो रहा होगा, अगर मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है यानी कि परचेजिंग पावर है लोगों के पास, लोग परचेज कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकॉनमी में पैसा रोटेट हो रहा है, इकॉनमी में पैसा है, तो हम मार्केटिंग करके कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उनको एक तो नॉलेज प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट है। नॉलेज देंगे तभी सामने वाला परचेज करेगा कि व्हाट द प्रोडक्ट इज़, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप है ना इसके कॉशंस को मेंटेन करेंगे, ये सारी हमने नॉलेज प्रोवाइड कर दी। प्लस हमने उनको क्या कर दिया, एक कहीं ना कहीं मोटिवेट कर दिया उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अब हमने मोटिवेट कर दिया है, अगर हमने मोटिवेट किया है तो सामने वाला उसे परचेज करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना परचेजिंग पावर बढ़ा के उसे परचेज कर रहा है, तो यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम कहें ओवरऑल वो क्या कर रहा है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। फिर आते हैं मार्केटिंग मिक्स में। तो मार्केटिंग मिक्स में अगर हम देखें तो एक सिंपल सी चीज़ होती है कि जितने भी वो सारे फैक्टर्स, एक तरीके से दो फैक्टर्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, कंट्रोलेबल होते हैं, एक नॉन कंट्रोलेबल होते हैं। अब नॉन कंट्रोलेबल में वही चीज़ आएगी जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आती थी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा नॉन कंट्रोलेबल था, मतलब हम एनालाइज करते थे, मेरा कंट्रोल नहीं है, हम अपने हिसाब से चेंजेस कर लेंगे, बट हम बाहर के एनवायरनमेंट में हम चेंजेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसकी हम बात करते थे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम उसके हिसाब से अपने आप में चेंजेस करते हैं। तो वो ही मार्केटिंग मिक्स में भी आता है कि यहाँ पे भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करेंगे। तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे अगर हम मार्केटिंग मिक्स को देखें तो रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट आर चोजन बाय द फर्म टू डेवलप अ मार्केट ऑफरिंग। अब ये हमने जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनको हम एनालाइज किया, किन फैक्टर्स को देख के, जो नॉन कंट्रोलेबल है, ठीक है, बाहर का एनालाइज किया तुमने, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को एनालाइज किया, फिर उन पे काम करना चालू किया जिसको तुम क्या कर सकते हो, इंटरनली कंट्रोल कर सकते हो। तो मार्केटिंग मिक्स में आया क्या, वो सारे फैक्टर्स आ गए कि हम एक्सटर्नल को एनालाइज करेंगे और फिर इंटरनल हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने वाले हैं। तो इंटरनल जो कंट्रोल करने वाले वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हुआ, उसी हिसाब से तुम अपना मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करते हो। अब मार्केटिंग उसमें आते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स होता क्या क्या है, तो क्या क्या होगा, उल्टा चल रहे थे क्या, पहले प्रोडक्ट आएगा, हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती जाएगी क्योंकि हम इसी के हिसाब से एक्सटर्नल फैक्टर जो भी है उसके हिसाब से हम इनकी अब डिज़ाइनिंग हम करना शुरू करते हैं। तो एलिमेंट्स पे आते हैं, एक एक करके एलिमेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की अगर हम कहें तो जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू पे कर रहे हैं, हमें वैल्यू दे रहा है, बंडल ऑफ वैल्यूज जो प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर अस। अब उसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे पहला आता है
कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अब कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या है? जो कन्वीनियंटली हमें मिल जाए, और कन्वीनियंटली हमें क्या मिलेगा? जिसका यूटिलाइजेशन हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा होगा, एकदम बेसिक वांट्स जिसको हम कहें, क्योंकि जो एकदम हमारी रिक्वायरमेंट है, बेसिक वांट है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट या नीड उसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो वही चीज़ आपको बहुत कन्वीनियंटली प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है ना? एक सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ हमें एकदम रिक्वायरमेंट है तो उसी को हम सेल करेंगे तो सामने वाला तुरंत तुरंत परचेज करेगा ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आ गई कि बहुत ईजिली अवेलेबल होगा, बंडल ऑफ आइटम्स आपको अवेलेबल होंगे, और जो प्राइस होगा वो क्या होगा? कहीं ना कहीं अफोर्डेबल प्राइस पे हम देखेंगे कि अफोर्डेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट, दोज प्रोडक्ट्स विच आप परचेज फ्रीक्वेंटली, यानी हम बहुत जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं, इमीडिएटली विद इन अ लीस्ट टाइम, यानी हम रिपीटेटिव प्रोसेस है, बहुत कम टाइम स्पैन है, इसीलिए हम कन्वीनियंट प्रोडक्ट कह रहे हैं। एग्जाम्पल आ गया आइसक्रीम, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी। फीचर्स क्या है? दे आर परचेज एट द कन्वीनियंट लोकेशन एट द लीस्ट टाइम एफर्ट। एक सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ आपको बार बार चाहिए उसको बहुत दूर रखा होगा तो क्या ले पाओगे? अपने घर में ही अगर आप एक, हम कहें कि कोई आपको पढ़ रहे हो स्टडी टेबल पे, बुक्स अगर आपने चौथे कमरे में रखी और बार बार लेके आते हो तो वो कन्वीनियंट थोड़ी है ना? जहाँ पढ़ रहे हो स्टडी टेबल जहाँ बनाया होगा, या जो स्टडी लोकेशन बनाई होगी, बुक्स वही रखी होगी ना। बट हम खाने पीने का सामान पहले रख लेते हैं, चार्जर पहले रख लेते हैं, है ना? इट हैज़ रेगुलर एंड कंटिन्यूस डिमांड, यानी एक सिंपल सी चीज़ है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट में हम कॉन्टिन्यूस डिमांड है, इसीलिए उसको कन्वीनियंस प्रोडक्ट ही कहा गया कि हम कन्वीनियंटली उसको अवेलेबल करा रहे हैं। इट इज़ द परचेज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी एंड हैव स्मॉल यूनिट वैल्यू, यानी प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे, और स्मॉल क्वांटिटी में हम परचेज करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बल्क हम कह सकते हैं हम परचेज कर लेते हैं, बट प्राइसेस बहुत कम होते हैं ना, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम कहें, 10 किलो आटा भी अपने घर में लाते हैं, 50 किलो भी लाते हैं, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है। कोई लोग है ना, अगर हम राजस्थान के हाउसेज में देखें तो वो एक बार में 1 साल में वीट परचेज करते हैं, और घर में उनके पास छोटी सी इसी साइज़ की चक्की होती है घर में ही, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चक्की होती है, उससे वो पीसते हैं। बट वो हम उसको यूनिट वाइज हम उसको कन्वीनियंस प्रोडक्ट ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 50 के हिसाब से खरीदे, पर यूनिट प्राइस तो कम ही है ना। गेहूं का तो गेहूं जैसा ही दाम रहेगा ना, तुम 50 किलो एक बार में खरीदो चाहे 10 किलो एक बार में खरीदो, तो वो हो गया आपका। यानी हम स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, पर यूनिट वैल्यू उसकी कम होती है। इट मोस्टली हैज़ अ स्टैंडर्डाइज प्राइस एंड मोस्ट ऑफ देम आर ब्रांडेड। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज प्राइस होता है, वो स्टैंडर्डाइज प्राइस हम क्यों सेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको देखेगा कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिलेगा इन प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो ही हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा बिक पाएगा। द क्वालिटी विच यू आर गेटिंग ऑफ, हम कह सकते हैं अमूल मिल्क की जो क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी, वही आपको कहीं पे भी चले जाओगे ऑल ओवर इंडिया, उस पैकेजिंग पे वही क्वालिटी मिलने वाली है ना। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन उनको सेट करना होता है ताकि उसकी डिमांड मेंटेन रह पाए। मोस्ट ऑफ देम आर ब्रांडेड, ब्रांड्स में रहता है। इट हैज़ हाई सप्लाई एज कम्पेयर टू डिमांड, यानी हम सप्लाई बहुत ज़्यादा रखते हैं, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट हो तुरंत वो केटर हो पाए। इस चीज़ के लिए हम किसी को भी हम कह सकते हैं कि हम उसके लिए सप्लाई के लिए रोका नहीं जा सकता, नहीं तो डिमांड क्या हो जाएगी? वो किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। आपको अगर आप अमूल नहीं मिल रहा, कोई और मिल रहा है, आप परचेज करोगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कोई प्रोडक्ट, हम बटर कह दें, कोई और चीज़ कह लें, हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमें एक ब्रांड नहीं मिला, हम दूसरे ब्रांड पे स्विच कर जाएंगे, हमें अच्छा लगा तो अगली बार वही परचेज करेंगे। तो इसीलिए आपको सप्लाई एम्पल रहता है। सेल्स प्रमोशन स्कीम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। अब ये आप डेली एडवर्टीजमेंट अगर टीवी देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्स प्रमोशन या हम कह लीजिए एडवर्टीजमेंट स्कीम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं ताकि हम ये प्रोडक्ट सेल कर पाए। फिर आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स यानी अब उससे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करते हैं इनको परचेज करने के लिए। अब दूध परचेज करने गए हो तो 1 घंटा तो नहीं लग सकता, मतलब ट्रैवल टाइम नहीं, मतलब दुकान पे 1 घंटा वो दूध को देखने में, वो पैकेट को देखने में तो तुम नहीं लगा सकते। बट वही अगर शॉपिंग के लिए अगर हम कहें कुछ है ना क्लोथिंग वगैरह परचेज करने गए हो तो 1 के 2 घंटे भी लग सकते हैं, है ना, दिक्कत है, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करते हैं, कंपेयर करते हैं क्वालिटी को, साइज, प्राइस, सूटेबिलिटी, हर चीज़ आप चेक करते हैं, तब जाके आप परचेज
करते हैं। सर आप ही आगे आ जाइए। इट इज जनरली ऑफ ड्यूरेबल नेचर, ठीक है। अब कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करके हमने कोई चीज परचेज करी है तो वो ड्यूरेबल नेचर की होगी, इसीलिए हमने कंसिडरेबल टाइम स्पेंड किया। अगर आपने लिया, कंज्यूम कर जाना था तुरंत, ड्यूरेबल नेचर नहीं था, तो एक बार आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके ये भी सोच सकते हो कि नेक्स्ट टाइम कौन सी बड़ी चीज़ है, नेक्स्ट टाइम हम स्पेंड करेंगे, बेटर क्वालिटी देख लेंगे, अगली बार दूसरा एक एक्सपेरिमेंटेशन आप कर सकते हो। बट जब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं तो आप चेक करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन परचेज करना है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, 10 जगह प्राइसिंग कोट करोगे, चेक करोगे क्या उसका बैटरी है, क्या XYZ पता नहीं क्या क्या चेक करके फिर आप परचेज करोगे, है ना, क्योंकि उसको आपको लंबे समय तक एटलीस्ट 3 महीने तो यूज़ करना ही है, ज़्यादा भी यूज़ करते हो 3 साल भी यूज़, जो भी आपको यूज़ करना है। बट अगर हम कहीं बर्गर है या कुछ ऐसा कुछ खाना है स्ट्रीट फूड में लगा हुआ है तो उसको क्या 10 घंटे तक सोचोगे अरे खाओ पियो ख़त्म करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं पसंद आएगा, नेक्स्ट टाइम दूसरे वाले क्या जाएंगे, नहीं खाएंगे उसके यहाँ कहीं और जाएंगे, है ना। तो समझ लो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है इसलिए हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर यूनिट प्राइस इज जनरली हाई, पैसा ज़्यादा खर्च है इसीलिए और टाइम भी हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक वैलिड डिसीजन ले रहे हैं। As its high unit price, therefore consumer compare them before decision making. Purchase of shopping product is generally obviously pre-planned होता है। Retailers play an important role. क्यों? क्योंकि वो आपको पर्सुएट करते हैं, आपको पर्सुएट करेंगे तभी वो अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। स्पेशलिटी प्रोडक्ट यानी अब हम उसमें आते हैं आगे, जिसमें हमें थोड़ी सी कस्टमाइज सर्विस या स्पेशल सर्विस कह सकते हैं, जो हमें अपीलिंग सर्विस हो वो हमें चाहिए होती है, हमें स्पेशल फील कराने वाली सर्विसेज अगर हम कहें तो, यानी स्पेशलिटी प्रोडक्ट वो आपके हो गए। दोज कंज्यूमर गुड्स दैट हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स सो द कंज्यूमर हैज टू मेक सर्टेन स्पेशल एफर्ट्स बिफोर परचेजिंग, यानी हम कहें पर्टिकुलर सैलून है, रेस्टोरेंट है, टेलर है, ये सब चीज़ें हमारी कुछ स्पेशल हम कह सकते हैं कुछ अपीलिंग होता है जिसकी वजह से हम उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को हम चूज़ कर रहे होते हैं। तो डिमांड क्या होगी, लिमिटेड होगी, जो मेरा टेस्ट प्रेफरेंस होगा ज़रूरी नहीं है वो सामने वाले का हो ही हो। फिर आते हैं दोस्त प्रोडक्ट आर जनरली वेरी कॉस्टली, क्योंकि वो जो हमें एक हम कह सकते हैं कस्टमाइजेशन या स्पेशल चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है उसी के लिए हम उसे पे कर रहे होते हैं। अवेलेबल एंड द सेल ऑफ फ्यूअर प्लेसेस, कहीं कुछ जगह पे होता है, एग्रेसिव सेल प्रमोशन किया जाता है तभी जाके हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हम कहें ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम बाइफिकेशन देखें तो आता है एक आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट, दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, फिर उसमें लास्ट में होते हैं सर्विसेज, जो आपके हम कह सकते हैं कि जो आप सर्विसेज देते हैं। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट यानी क्या होगा कि हम तुरंत ही उसे कंज्यूम, लाइफ स्पैन बहुत जिसका कम हो तो वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, बट जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो वो आपका हो गया ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जिसका लाइफ स्पैन कम है उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कम पैसा खर्च करते हैं, टाइम भी कम स्पेंड करेंगे, चीज़ें उस हिसाब से करेंगे। बट जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होंगे उसके लिए हर चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस भी आप उस हिसाब से करते हो, टाइम भी आप स्पेंड करोगे उसे चूज़ करने में, दैट डिपेंड्स। फिर आते हैं सर्विसेज, तो अब सर्विसेज होती क्या है, वो जो बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं, ऑब्वियसली सर्विस है तो इंटेंजिबल होगी, इनसेपरेबल होगी फ्रॉम द रिसोर्सेज, जो सर्विसेज में हम पढ़ते थे वही चीज़ है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। हाईली वेरिएबल, क्यों, क्योंकि क्वालिटी डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से आप पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्वालिटी डिफर होती जाती है और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहे, एक इंडस्ट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, तो दोज आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी एंड कंज्यूमर कौन होगा, दूसरी इंडस्ट्री ही होने वाली है, आप नॉर्मल पीपल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ बायर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री दूसरी से परचेज करिए तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ही लिमिटेड है, जितने बायर्स अगर हम कॉमन बायर्स कहें उसके हिसाब से तो इंडस्ट्री है नहीं, बहुत लिमिटेड है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स हो गए। चैनल लेवल अगर हम कहें तो शॉर्टर चैनल लेवल होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री से उठा दूसरी इंडस्ट्री में चला गया। हमारे यहाँ से एक अगर हम कहें तो प्रोड्यूस हो रहा है होलसेलर, रिटेलर, फिर उसके बाद स्टोर के पास जा रहा है और उसके बाद भी एम्पल ऑफ है ना चैनल्स हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, तो यहाँ पे चैनल कम हो गया। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं तक लिमिटेड रहेगा, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री ट्रांसफर होगा तो एक लिमिट होती है। अब कोल जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है या कोल की मतलब माइंस जहाँ पे है और कोल से रिलेटेड जो काम है, दो ही कॉन्सेंट्रेशन है ना। अब जम्मू एंड कश्मीर में कोल नहीं करोगे ना वहाँ जाके कि कोल माइंस वहाँ खोज ले,
सोच रहा है, ज्योग्राफी याद आ रही है इसको। डिराइव डिमांड, तो यहाँ पे डिमांड कैसे डिराइव होगी, जितना आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड होगी उतना ही इंडस्ट्री में डिमांड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की होने वाली है, क्योंकि आप जितनी डिमांड करोगे उतना ही सामने वाला दूसरी इंडस्ट्री से रॉ परचेज करेगा। उसके लिए तो वो रॉ परचेज कर रहा है, तो वो उतना ही रॉ परचेज करेगा जितनी आपकी डिमांड होगी, उस हिसाब से उसे प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन के लिए उतना ही उसे रॉ परचेज करना होगा। रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन, अब टेक्निकल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि एक जितना टेक्निकल आपका प्रोडक्ट या हम कहें टेक्नोलॉजी में आपको जाना है, उतना ही आपको क्या करना होगा, एक्सपेंसेस उस हिसाब से करने होंगे, चीज़ें उस हिसाब से आपको करनी होगी। फिर आते हैं रेसिप्रोकल बाइंग, तो यहाँ पे कंपनीज फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज प्रैक्टिस रेसिप्रोकल बाइंग बाय बाइंग फ्रॉम वन अनदर, यानी तुम मेरे से ले लो, हम फॉर एग्जाम्पल हम पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, तुम हमसे पावर ले लो, हमें तुम अपने यहाँ का कुछ, हमें कोई और रिक्वायरमेंट हो, मान लो है ना फाइनेंशियल सर्विसेज की ही रिक्वायरमेंट है, तो वो हम आपके यहाँ से ले लेंगे। हम आपको पावर सप्लाई करते हैं, आप हमारे यहाँ की हमने फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आउटसोर्स कर रखी है। तो ये इस तरीके के हम रेसिप्रोकल बाइंग करते हैं। फिर आता है लीजिंग आउट, जहाँ पे हम कैपेबल नहीं है वहाँ पे हम लीज आउट कर लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे, हम रेंट पे लीज पे ले लेंगे, हम परचेज नहीं करेंगे। फिर आता है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या है, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि नेम, आप रिकॉग्निशन दिलवा रहे हैं, गुडविल का जिसको हम कहते हैं ना, गुडविल जनरेट कराना। तो अगर प्रोडक्ट की आप गुडविल जनरेट करा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड। अब वो ब्रांड जेनेरिक भी होता है और ऐसे भी होता है। अब जेनेरिक अगर हम कह रहे हैं तो यानी अगर हम मिल्क है तो मिल्क के ही फॉर्म में होगा, बट अगर हम ब्रांड नेम दे रहे हैं तो नाम कुछ और हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये ब्रांड है कैसा। फिर यहाँ पे अगर ब्रांड की हम बात करें तो ब्रांड में टोटलिटी में हम देखें तो वो या तो अगर हम किसी चीज़ की ब्रांड बोल रहे हैं तो वी मे हैव नेम, वी मे हैव साइंस, वी मे हैव सिंबल्स, कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर ब्रांड, ठीक है, जिससे सामने वाला आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट इज ब्रांड। अब ब्रांड नेम पे आते तो जो जो हमने नाम यूज किए हैं वो ब्रांड नेम हो जाएगा, जो जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं वो ब्रांड मार्क हो जाएगा, ठीक है। हमने साइंस एंड सिंबल्स कुछ यूज किया है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रांड मार्क हो जाएगा, ठीक है। नेम जिससे हमें बुलाया जा रहा है, मार्क कुछ भी हो सकता है पर हम बुलाते तो हैं, मतलब कोई नाम से बुलाते हैं ना, उस मार्क को भी कोई नाम तो प्रोनाउंसिएट कर रहे होंगे ना, तो जो नाम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। जो साइंस एंड सिंबल्स हमने यूज किए वो हो गया हमारा ब्रांड मार्क। अब हम आ रहे हैं ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क क्या होता है आपका, वो पोर्शन, ब्रांड का वो पोर्शन जिसको आपने लीगली क्या करा दिया है, सेफगार्ड करा दिया है, ठीक है, जिसका आप क्या कर सकते हैं कि आप सामने वाला कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, लीगल सेफ्टी जिसको आपने प्रोवाइड करा दी वो हो गया आपका ट्रेडमार्क, यानी आपने प्रोटेक्शन एक तरीके की दिलवा दी है। हाँ, उसी को सेव कराओगे ना, नया थोड़ी जनरेट करके आओगे। ब्रांड मार्क ही जो तुम्हारा है उसको लीगली तुम सेव करा दोगे, सेव यानी प्रोटेक्शन दिलवा दी कि अब इसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। अगर तुमने ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो तुम्हारे ब्रांड मार्क को कोई और भी कॉपी करके उसे यूज कर सकता है। तो हमने क्या कहा कि हमने, मेरा ब्रांड मार्क हमें समझ में आ गया, ये पब्लिसाइज हो गया है, समझ लो, ये लोगो है या है ना, लोगो ही ऑब्वियसली है ना, क्या कहते हैं, लोगो या नाम, ये मेरा चल गया है। अब इसी को हम सेव कराएंगे, इसी का हम प्रोटेक्शन, जो चला ही नहीं उसका क्या प्रोटेक्शन कराएंगे। इनिशियली भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है तुम्हें पता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा जाने वाला है तो हमने इनिशियली ही करा लिया, वो करा सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं, सिंपल सी उसी चीज की हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो जैसे हमने प्रोटेक्शन ली तो वो आपका क्या बन गया, ट्रेडमार्क। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग इन द मार्केट। अब ब्रांडिंग के एडवांटेजेस क्या मिलती है, ब्रांडिंग फॉर मार्केटर, मार्केटर के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, तो यहाँ पे आते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आपका प्रोडक्ट सिंपल सी चीज़ है, टैग से, नाम से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो कस्टमर कर पा रहा है तो उनके लिए भी तो आसान है। एक हमारा जो मार्केटर है उसके लिए ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में देना आसान है जो किसी ब्रांड के नीचे हो, क्योंकि सामने वाला जो कंज्यूमर है उसी से अट्रैक्ट होगा, उसे परचेज कर लेगा।
हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, यानी ब्रांड से ही पहचाना जाता है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है, कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ भी है, हमने एक शोरूम भी खोला, उसके एम्बियंस हम समझ जाते हैं कि इसका शोरूम है, ठीक है, तो वो नाम लिखा है, लिखा नहीं लिखा तो भी ब्रांड मार्क अगर उसने यूज कर लिया है, ठीक है, तो ब्रांड मार्क से हम समझ जाते हैं कि भैया इस चीज का प्रोडक्ट है और हमें इसे परचेज करना है, कहीं ना कहीं हमारा कह सकते हैं कि एक गुडविल उन्होंने जनरेट करी है, हमारा ट्रस्ट उस प्रोडक्ट पे होता है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अब डिफरेंशियल प्राइसिंग इनके लिए बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, डिफरेंशियल प्राइसिंग कैसे, क्वालिटी वाइज, हाँ उनको जो क्वालिटी देनी हो, एक ब्रांड में भी जाओगे तो काफ़ी वेरिएंसेस तुम्हें देखने को मिलेंगे ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट बहुत सारे वेरिएंसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो उनके लिए प्राइसिंग आसान हो जाती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग आसान रहती है। ईज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, एक छतरी के नीचे हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें तो सामने वाले को ऑलरेडी ट्रस्ट है उस पर, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी एक इमेज है, उसमें हम कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं तो सामने वाला एक हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को हम नया प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आसान होता है। एक नया प्रोडक्ट तुम मार्केट में लॉन्च करो, एक मार्केट बेस बनाओ, ठीक है, तो दैट इज द डिफिकल्ट थिंग, बट एक अगर हम कहें ऑलरेडी ब्रांड है उसमें कोई अपना प्रोडक्ट तुम लॉन्च कर रहे हो तो सामने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो उन्हीं को वो नया प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आराम से एक हम कह सकते हैं कस्टमर बेस हम क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमर्स को क्या है, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, इंश्योर्स क्वालिटी रहेगा तभी हम ब्रांड बनने देंगे, वरना हम ब्रांड बनने नहीं देंगे। स्टेटस सिंबल होता है, ऑब्वियसली इस ब्रांड का पहना है, ये किया है, वो किया है, तो वो एक स्टेटस सिंबल कोट होता है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड, शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। इजी टू प्रोनाउंस में हम नहीं जाएंगे क्योंकि कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन आधों को पता नहीं होता है, और डिफिकल्ट अगर हम याद करते हैं तो हमें और ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, तो बट हाँ शॉर्ट सिंबल, शॉर्ट स्वीट होना चाहिए, रिकॉग्निशन में आसानी होनी चाहिए। इट शुड सजेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड बेनिफिट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी या बेनिफिट को सजेस्ट करता हुआ होना चाहिए, वैसे ये नहीं भी होता है तो भी चल जाता है। ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव होना जरूरी है, मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है उससे सिमिलर ही तुमने अपना लोगो बना दिया, वो कब मिक्स हो जाएगा, तुम फेमस भी हुए तो भी वो कब मिक्स हो जाएगा, लोग डिफ्रेंशिएट करने में उनको दिक्कत होगी, तो इसीलिए जब भी अपना ब्रांड मार्क बना रहे हैं तो वो एकदम डिफ्रेंशिएटिंग होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए। इट शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग, अब इतना अच्छा ब्रांड मार्क बनाया पर पैकेजिंग में एडजस्ट ही नहीं होता है तो कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगा के घूमे उसको, हाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट पे वो अच्छा लगे और आराम से एडजस्ट हो जाए ताकि आप उसको पब्लिसाइज कर सकें। इट शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल, अब वर्सेटाइल अगर हम कहें शू ब्रांड है, हमने इनिशियली एक शू ब्रांड स्टार्ट किया था, अब उसका हमने ब्रांड है ना मार्क हम कहें शूज बना दिया, अब उसमें कैप तो नहीं ले आओगे, जूता बना दिए तो कैप, अब जूते पे कैप पहना दो या तो फिर उस जूते पे चश्मा लगा दो, स्पेक्स निकालने हैं तो टाई भी लगा दो अगर निकालनी है तो ऐसा हम लोगो नहीं बना सकते कि जिसमें या तो हम फिर प्रोडक्ट ही ना लाएं, हम खाली उसी में शूज़ सैंडल्स मतलब उसी में डील करें, या फिर हम अगर हमें वर्सेटाइल जाना है यानी अपनी प्रोडक्ट लाइन को इन्हांस करना है तो ऐसा लोगो होना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें आराम से एडजस्ट हो जाए। फिर आता है इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, आराम से रजिस्टर हो जाए, यानी रजिस्टर आपका ये प्रोटेक्टेड लीगली कब होगा, जब पिछला किसी का आप कॉपी नहीं कर रहे होगे, आप किसी का कॉपी कर रहे हैं तो वो लीगल प्रोटेक्शन आपको नहीं देगा। इट शुड हैव स्टेइंग पावर एंड शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, पुराने बाबा आदम जमाने का कोई लोगो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे, सिंपल सी चीज़ ये है। फिर आते हैं पैकेजिंग, दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।